हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपी पैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी अभ्यर्थी यूपी पैट 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को यानी पूरा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके यूपी पैट एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, तो उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि सभी वीडियो बहुत ही अच्छी हैं और इस तरह के ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये पिछले एग्जामों में पूछे गए और इस तरह के प्रश्न आपके यानी अगले जो ये एग्ज़ाम होगा इसमें यानी ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहेगी। इसलिए आप यानी इन्हें अच्छे से देखें। और आपको बता दें कि अपनी यानी जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन हम बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं और आपका सही यानी एक रिजल्ट बने। इसलिए आप यानी पूरा वीडियो यानी अच्छे से देखें और साथ के साथ अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। पहला प्रश्न है, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी रिचर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी जोनाथन डंकन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा। उस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी रिचर्ड वेलेजली। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी, तो रिचर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। और आपको बता दें कि जो ये आपका कोलकाता फोर्ट विलियम कॉलेज, ये कॉलेज कहाँ पर है, तो ये आपका है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में है। और आपको बता दें एक और चीज़ जो आपकी यानी पूछे जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि यानी कोई भी जैसे प्रश्न आपका यानी पूछा जा सकता है, तो इसमें आपको यानी ध्यान रखना होगा कि जो अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है वो कौन है, तो ममता बनर्जी अभी क्या है, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। क्या है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। और आपका एक और जो प्रश्न बनता है वो आपका ये बनता है कि जो पहली बार जैसे मेट्रो कहाँ पर चली थी, तो सबसे पहले जो मेट्रो चली थी यानी प्रथम भारत में पहली बार मेट्रो कहाँ चली थी, तो कोलकाता में। कहाँ चली थी, कोलकाता में चली थी पहली बार मेट्रो। कहाँ पर, कोलकाता। ये भी यानी आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पहली बार मेट्रो कहाँ पर चली थी, तो कोलकाता में चली थी, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा निम्नलिखित में से कौन सा था। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी देसलपुर, ऑप्शन डी आपका रोपड़। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये यानी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें ये पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो रोपड़ है। कौन सा है, रोपड़ है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादातर जो जैसे पहले मतलब कौन जैसे आपके जैसे हड़प्पा मोहनजोदारो, तो ये पहले किए गए थे स्वतंत्रता से, लेकिन स्वतंत्रता के बाद यदि पहला है तो आपका रोपड़ है। क्या है, रोपड़ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृति में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। ऑप्शन ए भरवी, ऑप्शन सी हर्षिड, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी बाणभट्ट। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सीखो ऑप्शन बी हर्षिड। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसके इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था, तो हर्षिड के द्वारा रचित थी। और आपको बता दें कि ये जो समुद्रगुप्त थे ये किस वंश के थे, गुप्त वंश के। किसके, गुप्त वंश के। और जो ये गुप्त वंश है क्या है, यानी गुप्त वंश है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी,
तो गुप्त वंश की जो स्थापना की थी वो की थी श्रीगुप्त ने। किसने? श्रीगुप्त ने यानी इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। और आपको बता दें इसमें एक और यानी अच्छे यानी राजा हुए थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। और इसमें एक और यानी काफ़ी यानी अच्छे राजा हुए थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी की थी? नालंदा यानी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त ने की थी। और ये किस वंश के थे? तो ये भी गुप्त वंश के थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। खिज्र खां दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन ए तुर्की राजवंश, ऑप्शन बी तुगलक राजवंश, ऑप्शन सी सैयद राजवंश, ऑप्शन डी लोदी राजवंश। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन सी सैयद राजवंश। खिज्र खां दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो सैयद राजवंश से संबंधित था। किससे? सैयद राजवंश से संबंधित था खिज्र खां। और आपको बता दें कि जो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। और इसमें एक यानी बहुत ही अच्छे जैसे राजा हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिनसे यानी प्रश्न जो बनता है। उसके अलावा आपका एक और यानी प्रश्न बनता है फिरोज शाह तुगलक से। किससे? फिरोज शाह तुगलक से। किससे? फिरोज शाह तुगलक से एक प्रश्न बनता है। और फिरोज शाह तुगलक के ही यानी समकालीन एक आए थे इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता यानी किसके यानी समय आए थे और कब आए थे? 1333 के आसपास ये आए थे। कब? 1333 के आसपास ये आए थे। और इस समय यानी भारत के राजा कौन थे? तो फिरोज शाह तुगलक। और ये कहाँ के निवासी था इब्न बतूता? तो मोरक्को। कहाँ का? यानी मोरक्को का ये निवासी था। और ये जो यानी गयासुद्दीन तुगलक है, इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी। और आपको एक और चीज़ बता दें कि जो जौनपुर है, क्या है? जौनपुर यानी फिरोज शाह यानी जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और किसकी याद में? तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी, जो अपने कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और इसमें इसकी स्थापना किसने की थी? तो आपकी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अब बात कर लेते हैं अगला लोदी वंश। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। किसने? बहलोल लोदी ने की थी। और इसमें यानी जो इसमें जो एक शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, जिसने पानीपत का युद्ध लड़ा था। किसने लड़ा था? पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी ने। और किसने? बाबर ने। किसने? बाबर ने। कब? 1526 में। कब? 1526 में युद्ध लड़ा था जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और बाबर की विजय होने के बाद ही मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। किसकी नींव पड़ी थी? मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष से पहले लिखा गया था। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? ऑप्शन ए पटना बिहार, ऑप्शन बी आपका श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी वल्लभी गुजरात, ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला कर्नाटक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन सी वल्लभी गुजरात। महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष से लिखा गया था। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो आपकी यानी वल्लभी गुजरात में।
और आपको बता दें जो महावीर स्वामी हैं ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। और प्रथम जो तीर्थकर थे वो थे आपके ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन थे? प्रथम तीर्थकर। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। और आपको एक और चीज़ बता दें कि गुजरात यानी एक बहुत ही यानी अच्छी उसके लिए प्रसिद्ध है मंदिर के लिए, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर किसके लिए? सोमनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो सोमनाथ मंदिर है इससे एक यानी बहुत ही यानी प्रसिद्ध राजा महमूद गजनवी बहुत प्रसिद्ध है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। कब? 1025 में किया था। और किस पर? सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। और ये सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है? तो गुजरात में है। और आपको बता दें कि जो महावीर स्वामी हैं वो 24वें तीर्थकर हैं जैन धर्म के। और प्रथम कौन है? तो ऋषभदेव हैं। आपसे किसी भी तरह से कोई प्रश्न पूछा जाए आप आसानी से उसका प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, इस तरह से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया था और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी 6 माह। जो वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया था और कितने वर्षों का साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी? तो 6 माह, वो 6 वर्ष की। और आपको बता दें जो अहमदाबाद है, क्या अहमदाबाद है? अहमदाबाद कहाँ पर है? तो अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है अहमदाबाद। और आपको बता दें कि महात्मा गांधी की यानी और क्या क्या यानी प्रसिद्ध जैसे वो हैं, तो आपकी सबसे पहले है कि वो अफ्रीका से कब भारत आए थे? तो 1915 में। उसके अलावा यानी पहली बार उन्होंने किसी आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण सत्याग्रह में। किसमें? चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। और कब? 1917 में। कब लिया था? 1917 में लिया था। उसके बाद इन्होंने और भी जैसे आंदोलन चलाए थे। और एक चीज़ यानी जो एक अच्छा प्रश्न जैसे बनता है वो आपका बनता है कि गांधी जी ने यानी किस अधिवेशन में वो किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे आपके बेलगांव अधिवेशन के। किसके? बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। और बेलगांव कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। और इसी यानी अधिवेशन के ये अध्यक्ष बने थे, जो एक अच्छा प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इससे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए होम रूल आंदोलन, ऑप्शन बी वंदे आंदोलन, ऑप्शन सी वंदे मातरम आंदोलन, ऑप्शन डी क्रांतिकारी आंदोलन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी वंदे मातरम आंदोलन। बंगाल विभाजन ने पूरे भारत में निम्नलिखित भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बता दें कि जो बंगाल विभाजन हुआ था तो ये कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। किसके? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और कब? 1905 में ये हुआ था। तो ये बहुत ही यानी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में। और तब वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन वायसराय था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट, ऑप्शन बी कोक, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी सब बिटुमिनस। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी लिग्नाइट।
निम्नलिखित में से किसे भूरा या ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? तो लिग्नाइट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को कहा जाता है। और आपको बता दें जो आपके यानी कोयला की जो किस्में, जिसमें बिटुमिनस भी है, एंथ्रेसाइट भी है, यानी अलग अलग प्रकार की क्या है कोयला की किस्में, जो यानी जैसे अलग अलग यूज के लिए यानी की जाती, उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है। ऑप्शन है जल संस्तर वाटर बेड, ऑप्शन बी जल स्तर वाटर लेवल, ऑप्शन सी जल तालिका वाटर टेबल, या ऑप्शन डी जल परत वाटर लेयर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी जल तालिका वाटर टेबल। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो जल तालिका या वाटर टेबल कहलाती है। अभी आपका एक मिट्टी से संबंधित बहुत ही अच्छा जो प्रश्न बनता है वो आपका बनता है कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो आपको यानी जो बताना होगा ये गुजरात, कहाँ पर? गुजरात और महाराष्ट्र, यानी गुजरात और महाराष्ट्र में ये पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा गुजरात में ये पाई जाती है काली मिट्टी। उसके अलावा बात कर ले काली यानी कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा जैसे लोहा या आयरन की मात्रा होती है? तो काली मिट्टी में ही होती है। किस में होती है? काली मिट्टी में ही आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और आपको बता दें कि मिट्टी यानी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, उसके अलावा अलग अलग जैसे मिट्टी होती हैं जो आपके यानी इनसे भी प्रश्न बहुत ही अच्छे बनते हैं, जो कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। तो इस तरह के भी मिट्टी से संबंधित प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? ऑप्शन रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी बारेंद्र कुमार घोष, ऑप्शन सी शरद चंद्र बोस, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए रास बिहारी बोस। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो आपके यानी रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे। और आपको बता दें कि जो सुभाष चंद्र बोस ने उन्होंने एक अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, जो आपका यानी कौन सा था? हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? हरिपुरा अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यानी हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, या जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कहाँ पर है? गुजरात में। ये जगह कहाँ पर है? तो गुजरात में ये है। और इसी यानी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और ये कब की थी? 1938 में। कब? 1938 में। और ये अधिवेशन था, ये कौन से नंबर का था? तो 51वां यानी ये अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर जोर दिया गया था? तो पूर्ण स्वराज पर। किस पर? पूर्ण स्वराज पर जोर दिया गया था, यानी पूर्ण स्वतंत्रता पर। किस पर? पूर्ण स्वतंत्रता पर जोर दिया गया था। किस अधिवेशन में? तो हरिपुरा अधिवेशन में। और एक इनका यानी बहुत ही फेमस स्लोगन है, जो है आपका तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये क्या है कि ये इनका एक बहुत ही यानी महत्वपूर्ण नारा है जो इन्होंने दिया था। यदि आपसे इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो आपको तुरंत इसका आंसर लगाना होगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
ये यानी इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार मिलते रहेंगे जो आपके यानी यूपी पैट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है, तो ये जो समय इसमें आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न जरूर देखें, क्योंकि यदि आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखेंगे तो उससे आपको ये पता चलेगा कि हमारा पेपर किस तरह का आएगा और किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो पहली बार इस एग्जाम को देंगे तो उन्हें यही नहीं पता है कि किस तरह के हमारे प्रश्न हमारे एग्जाम पूछे जाएंगे और यानी हमें किस तरह से उन प्रश्नों को करना होगा। तो इन प्रश्नों को जरूर देखें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगी। इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थी अपने इस परिवार से जुड़ पाएँ। इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि आपको हमने अच्छे से समझा पाया है और आप अच्छे से इन प्रश्नों को समझ पाएँ। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।